Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir, and now it's time for SST, the Nationalism in India, part 6. In the last period, in the second part 2.1, 2.2, we are already discussed about the movement in town and in countryside. Now in this part, we will discuss about the Swaraj in plantation and non-cooperation movement dismissed because of some reason, and the movement turned into the civil disobedience movement. How? Let's see. बोर्ड पर आपको अगर दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए 2.1, 2.2 में कंट्री साइड और टाउन के मूवमेंट्स के बारे में देखें। 2.3 में इट इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक। 2.3 में प्लांटेशन जो वर्कर्स थे, इनका स्वराज के प्रति क्या मायना था, इनका क्या मतलब था, किस तरह से लोग मूवमेंट में शामिल होना चाहते थे, हुए, और फिर आगे क्या हुआ। तो फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम अगर आपको बात पता है तो प्लांटेशन में अधिकतर टी या कॉफ़ीज वगैरह जो होती है, आसाम में अधिकतर चाय के बागान होते हैं। वहाँ के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए जो मूवमेंट थी, फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। मतलब उनके लिए जो मूवमेंट थी वो, मतलब मूवमेंट तो चल रही थी स्वराज के लिए, स्वराज भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, पर यहाँ के जो आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनके लिए इस मूवमेंट का मायने था कि इनको फ्रीडम मिले टू राइट मूव फ्रीली इन एंड आउट। अब मूव करना मतलब ये लोग जा नहीं पाते थे क्या? हाँ, बिकॉज अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, एक एक्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने 1859 में, द प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। मतलब एक एक्ट बनाया गया था 1815 में, जो ये टी प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनका रहना खाना वगैरह सब वहीं पे पास में करा दिया जाता था, और वो उस जगह को, अब ये लोग बाहर गांव से आके रहने वाले यहाँ पे लोग थे, तो कोई भी काम खत्म होने के बाद या फिर बीच में चाहेंगे अपने गांव में जाए वगैरह, पर इनको वहाँ से मूव नहीं किया जा सकता था, इनको परमिशन नहीं थी, और परमिशन मिलती भी थी तो बहुत रेयरली गिवन, इट इज़ गिवन इन द ब्रैकेट, यू कैन सी कि अधिकतर इनको परमिशन नहीं दी जाती थी। ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ये उस एरिया को छोड़ के मूव नहीं कर सकते थे। कितनी बुरे हालत थे उस टाइम में लोगों के। अब उन्होंने व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, दे बिलीव दैट गांधी जी या फिर गांधी राज वॉज कमिंग। अब हुआ ये कि कहीं से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, और उन्होंने ये समझा, उस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये समझा कि अभी गांधी राज आ गया है, ब्रिटिश राज हट गया है, तो हम भी इस मूवमेंट का एक हिस्सा है। एंड गांधी राज का मतलब उनके लिए ये था कि एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। हर किसी को, उस टाइम में भूदान वगैरह भी ऐसी चीज़ें चल रही थी, पर्टिकुलर इसी टाइम में, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उनका ऐसा कहना था कि गांधी राज आ गया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब उनके लिए ये था कि भैया अभी हमको खुद की लैंड मिलने वाली है अपने अपने गांव में। अपने गांव में खुद की लैंड मिलने वाली है मतलब डेफिनेटली उन लोगों ने किया ये, दे लेफ्ट द प्लांटेशन, जहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स रहते थे उस जगह को उन्होंने लेफ्ट किया, मतलब छोड़ दिया, एंड हेडेड होम, मतलब विदाउट परमिशन ना, उनको जाने की परमिशन नहीं थी, पर उनको किसी ने गलत बता दिया, या फिर वो वहाँ तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसका मैसेज गलत पहुँचा कि हमारे गांव में हमको ज़मीन मिलने वाली है, तो डेफिनेटली हमको काम मिलने वाला है, ज़मीन मिलने वाली है। अब किसी का प्रेशर नहीं था, उन लोगों ने वो जो टी प्लांटेशन लैंड्स थी वहाँ उस जगह को छोड़ दिया और अपने गाँव की तरफ मूव करने लगे, हेडेड होम। बट ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। अब उस टाइम में आपको याद होगा
कि रेलवे वर्कर्स, स्ट्रीमर्स वगैरह जो थे, इनकी स्ट्राइक चालू थी, नॉन कॉपरेट कर रहे थे ये लोग, स्कूल वर्कर्स, लॉज वाले वगैरह ये सब शामिल थे। तो ये ट्रेन वगैरह, रेलवेज वगैरह बंद होने के कारण डेफिनेटली वो मूव नहीं कर पाए। दूर दूर गांव थे, कितना पैदल चलते ना। दे वेयर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, मतलब ज़्यादा दूर जा नहीं पाए। पुलिस फोर्स जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इन लोगों ने इनको पकड़ लिया। ये अपने गांव जाने के लिए निकल गए थे। इन्होंने प्लांटेशन जो एक्ट था उसको तोड़ के, उस जगह को छोड़ के अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? फिर मैंने बता रहा हूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्होंने जब सुना तो उनको लगा कि गांधी राज आ गया और उनके अपने गांव में उनको लैंड मिलने वाली है, अपने विलेज में। ये तो एक्चुअली उस लॉ के खिलाफ था। डेफिनेटली व्हेन दे लेफ्ट फॉर देयर होम, तो दे कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन, पकड़ा गया पुलिस द्वारा और काफ़ी पीटा गया उस टाइम उनको। सॉरी। The began of this movement were not defined by the Congress program. एक्चुअली हुआ यही रहा था कि हर जगह तक कांग्रेस से उसका प्रोग्राम नहीं पहुंच रहा था। अपने मायने वो समझाने में असफल हुए थे कांग्रेस कि मूवमेंट किस लिए है, क्या है। मतलब कह तो रहे थे पर हर जगह, गांव तक, हर जगह तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी प्रॉपर वे से। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, एक रो में 40 लोगों को खड़ा कर दो, बिना बोले पहले लोगों को सबको बोलो कि उधर देखे। पहले वाले को हम लोग अगर कुछ एक्शन करके बताते हैं, 40 लोगों तक आखिरी तक वो एक्शन जाके बदल जाती है। मोटिवेशनल लेक्चर्स के दौरान ये सब प्रैक्टिकल होते हैं। तो उसी तरह से इस मूवमेंट का भी हुआ कि लोगों तक गलत मैसेज पहुंचे, और इसीलिए द मूवमेंट वॉज नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज, दे चैंटेड गांधीजीज नेम एंड रेज द स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। अब उन्होंने किया ये कि बस अपने प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस वाले करते ये थे कि गांधी जी का नाम लेते थे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, स्वतंत्र भारत पूरी करो, हमारी इच्छा पूरी करो, ये डिमांड्स, ये स्लोगन्स वो रेज करते थे। पर एग्जैक्टली प्रोग्राम किस लिए है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उस टाइम, या प्रॉपर नहीं हुआ था। उन्होंने किया था तो हर जगह तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया था। तो ये चल रहा था सब कुछ आसाम में, उस साइड के प्लांटेशन वर्कर्स तक मैसेज गलत जाने के वजह से, और वो ट्रैवलिंग बंद थी उस टाइम में, तो वो भी पकड़े गए और पीटा गया उनको। अब इसी दौरान एक चीज़ और हुई। गांधी जी चाहते थे नॉन वायलेंस, और वायलेंस हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, जो जैसे जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसी तरह से चौरा चौरी भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के लिए कारणीभूत हुई थी। हुआ ये था कि इन 1922 जो चौरा चौरी है गोरखपुर में, वहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। मतलब ये जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे लोग गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, अचानक से ये टर्न इनटू वायलेंट क्रैश। गांधी जी का कहना था भाई एक थप्पड़ मार रहे हो, दूसरा गाल आगे करो। कुछ लोग नहीं ना, चिढ़ गए। अचानक से जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी वो वायलेंट होगी, पुलिस के खिलाफ क्लैशेस होगी। मैं आपको बता दूं, किताब में डिटेल में दिया है नहीं दिया है, पर यहाँ पे रातों रात ब्रिटिश पुलिसर्स अंदर थे और पूरी की पूरी पुलिस चौकी जलाई थी। इट इज़ आई थिंक नॉट अप टू 2.3 नॉट गिवन इन बुक में खाली यहाँ पे ये इंसिडेंट्स पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है एक फ़ोटो में, वहाँ पे भी कुछ जले सामान दिख रहा होगा आपको। तो एक्चुअली चौरा चौरी में ये जो वायलेंट क्लैश था, इस दौरान लोगों ने चौरा चौरी का जो पुलिस स्टेशन था, ब्रिटिश पुलिस स्टेशन, उसको जला दिया। तो उसमें कुछ ब्रिटिश मारे भी गए। अब हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट, महात्मा गांधी कॉल्ड अ हाल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब हाल्ट करना मतलब रोक देना ना। तो गांधी जी ने ये देखा सुना कि ऐसा ऐसा चौरा चौरी में वाकया हुआ है, तो उन्होंने जो अपनी मूवमेंट थी उसको रोक दिया, नॉन कॉपरेशन को। आप देखिए इसके पहले भी जो मूवमेंट हुए ना बच्चों, एक्चुअली वायलेंस की वजह से। गांधी जी बोल रहे कि ट्रूथ का सहारा लो, नॉन वायलेंस का सहारा लो, और कहीं ना कहीं जाके लोग ये सब गलत कर देते थे, काम गंदा कर देते, वायलेंस का सहारा लेते थे, और ये वायलेंस के वजह से फिर अपनी मूवमेंट्स को गांधी जी को रोक देना पड़ता था।
और रोके क्यों नहीं ना, उनका अपना तत्व था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, जिसको लोग लेके नहीं चल रहे थे। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं कि हाउ, मतलब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये तो रोकी, मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र भारत का सपना बंद कर दिया गया क्या? नहीं, हुआ ये कि फिर इस मूवमेंट को कुछ अलग तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में की। नॉन कॉपरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना, प्लांटेशन वर्कर ने भी वही किया कि ब्रिटिश की जो बागान थे वहाँ पे काम करने से मना करके अपने गांव की तरफ चले गए। हर जगह आप देखो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट करने से मना कर दिया। सो सर व्हाट इज मीन बाय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अब सिविल लॉज वगैरह जो होते हैं उसको मानने से मना करना। देखिए क्या है इन थर्ड पार्ट, टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस गांधी जी फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट। यस एग्जैक्टली वी नो, हमने देखा भी है चौरा चौरी का जो इंसिडेंट हुआ था। तो गांधी जी को ऐसा फेल्ट हुआ, लगा कि जो मूवमेंट है वो वायलेंट है, वायलेंट हो चुकी है नॉन कॉपरेशन, एंड जो सत्याग्रहीज है नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर मास स्ट्रगल। मतलब ये मास स्ट्रगल मतलब नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के लिए, नॉन वायलेंस के द्वारा जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो सत्याग्रही को एक्चुअली प्रॉपरली ट्रेन होना ज़रूरी है। उनको हमारे जो स्ट्रगल्स है, जो मूवमेंट्स है, उनकी पूरी जानकारी, मायने पता होना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, जो मूवमेंट है वो एक तो वायलेंट हो रही थी, गांधी जी का ये कहना था, और जो सत्याग्रही है उनको मास स्ट्रगल शुरू करने के पहले प्रॉपर ट्रेन होना ज़रूरी है, उनको उसके मायने पता होना ज़रूरी है। ये चल रहा था गांधी जी का। अब सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस वेयर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। अभी लाता खा खा के, पीट पीट के, लोगों का डेथ देख देख के अब कांग्रेस में ही फूट हुई। कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो थक गए थे, टायर्ड हो गए थे ये मास स्ट्रगल से, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल एज पर द एक्ट 1919। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट का मिलके एक एक्ट पास हुआ था 1919 में, जिसमें जो भी कमीशन है इंडिया के बारे में जो भी डिसीजंस लेते हैं उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट होने का अधिकार दिया था। तो मास स्ट्रगल से थक के उन लोग ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग इलेक्शन लड़े, प्रोविंशियल काउंसिल में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ हम हमारे भी मायने, हमारी भी जो मांगे हैं वो रखी जाए। सो सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। एक कांग्रेस पार्टी तो थी, ये उन्हीं के पार्ट थे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, पर इन लोग थोड़ा कुछ अलग जाके इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की। बट यंगर लीडर्स, अब उनके जो जवान थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, प्रेज्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। यानी सी.आर. दास, समझो चीज को आराम से समझा रहा हूं मैं, सी.आर. दास और जो मोतीलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो इंडिया के बारे में फैसले लिए जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी कुछ आदमी रहे और हमारे भी कुछ आदमी रहे। एक्चुअली वो एक्ट 1919 में पास हो गया था, तो पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोग जो भी डिसीजंस लिए जाए उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर जवाहरलाल नेहरू जो थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, गरम खुदा यंग थे, ये चाहते थे भाई हमको तुम्हारा कोई सपोर्ट ही नहीं चाहिए, नहीं पार्टिसिपेट करना, नहीं इलेक्शन लड़ना, क्योंकि इलेक्शन में होगा ये कि ब्रिटिश वालों का भी सुनना पड़ेगा और इंडिया वालों का भी सुनना पड़ेगा। हमको किसी की सुनना ही नहीं है, हम लोग इंडिया वाले, हमारा देश है और हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। क्या चाहिए? पूरा स्वतंत्र। आपका पार्टिसिपेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए था जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस को। अब उस टाइम में प्रॉब्लम ये चल रही थी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। और उसी साथ साथ 1922-28 से लेके एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो लो हो रहे थे, और लो होते होते वो कोलैप्स हो गए आफ्टर 1930।
जो खेतों से निकलने वाले चीज़ें थी उनके प्राइजेस, अब प्राइजेस इसलिए कम हो गए क्योंकि उसका खर्च, उसकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि इकोनॉमिकल डिप्रेशन था, उसी का असर जो है वो एग्रीकल्चर पे भी हुआ और पूरे के पूरे एग्रीकल्चर प्राइजेस जो है वो कोलैप्स हो गई 1930। अब जो पीजेंट्स थे, जो लोग थे, उन्हें डिफिकल्ट लगा टू सेल द हार्वेस्ट, मतलब उनके खेती से निकला हुआ जो अनाज है उसको सेल करना उनके लिए डिफिकल्ट था और उसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे करना भी डिफिकल्ट था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी भी कमर टूटी हुई थी, इकोनॉमिकल डिस्प्रेशन सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड चालू था। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिमाग ये लगाया कि उन्होंने एक कमीशन बनाई अंडर द सर जॉन साइमन। ठीक है, अब ये कमीशन जो है वो इंडिया आएगी। सर जॉन साइमन जो है वो उसके हेड थे। जो सिचुएशन है, जो बैकग्राउंड सिचुएशन है हमारे इंडिया की, उसके बारे में डिस्कस करना था। अरे पर प्रॉब्लम था ना, उसमें प्रॉब्लम ये था कि डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन दैट कमीशन। अरे इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो होना चाहिए ना एक इंडियन उसमें। कमीशन बना ली, सर जॉन साइमन जो है उनको इंडिया भेज रहे कमीशन वालों के साथ कि भाई यहाँ का दौरा करो, क्या इंडिया की सिचुएशन है पता करो और डिसीजंस लो। अरे पर यहाँ की सिचुएशन वो बाहर से आने वाला ब्रिटिश थोड़ी ना बताएगा ना, जो इंडिया के लोग हैं वो बताएंगे। तो हुआ ये बहुत बड़ा मूवमेंट चला इन 1928 जब साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। जब इंडिया वो पहुंचे तो लोगों ने ग्रीट किया उनको स्लोगन से गो बैक साइमन। मुझे आज भी याद है कि काली पट्टियां वगैरह हाथ में बांधे हुए थे उन्होंने, और गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, इस तरह से स्लोगन्स बोले गए, नारे दिए गए उस टाइम में जब साइमन कमीशन के लोग आए, इंडिया से रस्तों से जा रहे थे। हर लोगों ने बोर्ड दिखाकर मुंह से गो बैक साइमन बोलकर उनको ग्रीट किया बुरी तरह से उनको, मतलब वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे इस कमीशन से। क्यों एग्री नहीं कर रहे थे? बिकॉज द कमीशन did not have a single Indian member. So अब लोग इसके लिए बहुत बढ़िया लोगों ने नॉन वायलेंस से साइमन कमीशन को मना कर दिया था। सो इन अक्टूबर 1928 में लॉर्ड जो आर्विन थे उन्होंने अनाउंस किया द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी हुई, आगे वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी भी हुई थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे गांधी जी गए ही नहीं थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये थी कि भैया तुम्हारे कुछ लोग हमारे कुछ लोग बैठते हैं डिस्कस करते हैं, जैसे अभी इंडियन चाइना बॉर्डर पे चालू है। तो जो लॉर्ड आर्विन थे उन्होंने 1928 को कमीशन बुलाई, डिस्कशन हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट डिड नॉट सेटिस्फाइड द कांग्रेस लीडर। जो कांग्रेस के लीडर्स थे उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशन हुआ उससे कांग्रेस वाले जो लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो असफल हो गई। एंड इन दिसंबर 29 लाहौर कांग्रेस डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है वो कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पे ये स्वतंत्र भारत जो है, जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने इसको लीड किया था। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने की वजह से जो 1928 में वो फेल हुई थी, इन दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी और उन्होंने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेयर कर दिया 26 जनवरी 1930 सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे। मतलब हम लोग खुद को ब्रिटिश से अलग मानते हैं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तब तक ब्रिटिश तो वैसे भी चूरामुर हो गए थे, काफ़ी हद तक के इंडिया की भागदौड़ जो है वो कांग्रेस के हाथों आ गई थी। स्वतंत्रता कब मिली?
15 अगस्त 1947, 1947 को। और ये सेलिब्रेशन कब करने वाले थे? 1930 को। मतलब कम से कम 17 साल, 1930 टू 1947, 17 साल लगे इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमके फिर आगे यहाँ से भगाने के लिए। सिर्फ भगाने के लिए नहीं, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इंडियन को सीखना था, उनसे हैंड ओवर करनी थी। ये करते करते काफ़ी साल निकल गए, आगे भी कुछ मूवमेंट्स चले। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत हो गई। अब सिविल ओबीडियंस मूवमेंट में लॉ से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि साल्ट मार्च जो हुआ था, दांडी यात्रा गांधी जी की, बहुत बड़ी यात्रा थी, पिक्चर भी बने हैं, पेरेंट्स से फिर पूछो, मजा आएगी। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंट मतलब जो लॉज बनाए हुए ब्रिटिश ने उसको तोड़ना चालू कर दिया। इसके पहले उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश को कॉपरेट करना बंद कर दिया था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से और स्पेशली वायलेंस की वजह से ये मूवमेंट बंद हो गई। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए थे उसकी शुरुआत की, और शुरुआत हुई दांडी मार्च से। और दांडी मार्च में आपको मालूम है कि हमारे साल्ट पे टैक्स लगाया जाता था, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत थी, उस टैक्स को गांधी जी ने नमक हाथ में लेके किस तरह से तोड़ा, वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। होप काफ़ी अच्छे से सुन रहे होंगे। पिछले 2 लेसन से थर्ड लेसन में आपको ये भी पता चल रहा होगा कि सर आपको काफ़ी डिटेल में नोट्स बना के दे रहे हैं, ताकि पूरा लेसन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट पूरा लेसन कवर अप हो रहा है। मैं तो पढ़ाते रहूँगा, सालों साल पढ़ाऊँगा जब तक मेरे से होगा, पर आप अगर अभी अच्छे से पढ़ लिए तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर के लिए असरदार होगा। समझेंगे मेरे बात को, प्रॉपरली लिखेंगे, लिखते लिखते प्रिपेयर करेंगे। नहीं, स्कूल का भी बहुत होता है, ये होता है, वो होता है, फालतू के रीजंस ना दो, एक्सक्यूजेस लाइफ में हमको पीछे लेके जाता है। मैं फिर बताया कि आधा घंटा तो हम लोग सिर्फ क्लास में पढ़ाते हैं, पर ये वीडियोस बनाने के लिए कम से कम हमको 1 घंटा लिखना, प्रॉपरली पॉइंट निकाल के, फिर आधा घंटा उसको वीडियो बनाना, उसके बाद उसको डाइट करना मतलब प्रिंट करना, उसके बाद अपलोड करना, काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। एक आधे घंटे की वीडियो के लिए हम लोगों को 2 से ढाई घंटा मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप भी मेहनत करेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रिपेयर वेल। थैंक यू वेरी मच।